मानव एक व्लॉगर था और वो हॉरर व्लॉग शूट करता था। देर रात वो ऐसी ऐसी जगह पे जाता जहाँ कोई ना कोई हादसा हुआ हो। उसका एक चैनल था और उस पे उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। उसकी हर वीडियोस पे कम से कम मिलियन व्यूज़ आते थे और इससे उसको और नए वीडियोस बनाने की उत्साह मिलती थी। हर रात वो खंडर, शमशान और ऐसे ऐसे डरावने जगह पे जाता जहाँ कुछ ना कुछ हादसा हुआ हो। 2 दिन पहले वो रात के 12 बजे एक गांव में गया था और वहाँ वो उस जगह जाके वीडियो शूट किया जहाँ एक आम के पेड़ में एक लड़की ने फांसी लगाई थी। ऐसे ही करके रोज रोज वो डरावने व्लॉग शूट कर उन्हें अपने चैनल पे अपलोड करता, पर कुछ दिनों से उसे डरावनी जगह का पता नहीं चल रहा था, जिस वजह से वो वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। 2 दिन वीडियो अपलोड ना करने की वजह से उसके चैनल से कुछ फॉलोअर्स कम हो गए। मानव परेशान हो गया। उसने मन बनाया कि कुछ भी हो, कल किसी भी हालत में वीडियो शूट करनी ही है। उसने अपने दोस्त प्रतीक को कॉल किया और कहा, यार तेरी एक हेल्प चाहिए थी। उसके दोस्त ने कहा, हाँ यार बोलना, क्या हेल्प चाहिए तुझे? मानव ने कहा, यार 2 दिन से व्लॉग शूट नहीं कर पाया हूं। प्रतीक ने कहा, क्यों यार, क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? मानव ने कहा, नहीं यार मैं ठीक हूं। यार तुझे तो पता है मैं हॉरर व्लॉग शूट करता हूं, पर 2 दिन से मैं ऐसी कोई जगह का पता ही नहीं लगा पा रहा हूं जहां कोई भयानक हादसा हुआ हो, कोई भूतिया जगह। प्रतीक ने कहा, ओके, तो अब इसमें मैं कैसे तेरी मदद कर सकता हूं, ये बता। मानव ने कहा, यार तेरा वो दोस्त है ना राघव, जो ऐसी जगह लेकर रिसर्च करता है, उसको तो ऐसी जगह के बारे में पता होगा, तू एक बार उससे पूछ के बता ना भाई। प्रतीक ने कहा, ओके रुक, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करता हूं। मानव प्रतीक के कॉल का वेट कर रहा था। थोड़ी देर में उसे एक कॉल आया, पर वो कॉल प्रतीक का नहीं था, कोई अननोन नंबर से कॉल आया था। मानव ने कॉल रिसीव किया। हेलो, दूसरी ओर से आवाज आई। हेलो, कौन? मानव? मानव ने रिप्लाई दिया, जी मानव बोल रहा हूं, आप कौन? उसने कहा, मैं राघव बोल रहा हूं, प्रतीक ने आपका नंबर दिया है मुझे। मानव ने कहा, ओ हाँ राघव बोलो। राघव ने कहा, प्रतीक कह रहा था आप कोई हॉन्टेड प्लेस की तलाश कर रहे हो। मानव ने कहा, हाँ राघव, एक्चुअली मैं एक व्लॉगर हूँ, हॉरर व्लॉग शूट करता हूँ, पर कोई हॉन्टेड प्लेस नहीं मिल रही। आप तो हॉन्टेड प्लेस के ऊपर रिसर्च करते हो, मुझे कोई ऐसे हॉन्टेड प्लेस का नाम बताओ ना भाई। राघव ने कहा, यार मानव, अभी मैं कुमुदपुर गांव के झील के पास एक पुराने कुएं के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। सुना है बहुत सालों से वो कुआं बंद पड़ा है और उस कुएं में किसी शैतान तांत्रिक की आत्मा कैद है। ऐसा कहा जाता है बहुत साल पहले उस गांव में एक तांत्रिक का कहर बरस रहा था। वो मासूम गांव वालों पे जादू टोना करता और उनको अपने वश में कर हर अमावस उनकी बलि चढ़ाता। एक रोज गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और पीटते पीटते उसको मार डाला और फिर उसकी लाश को उस कुएं में डालकर एक ढक्कन से उस कुएं का मुंह बंद कर दिया। सुनने में आया था करीब 6 महीने पहले कुछ लड़के लड़कियां वहां पिकनिक मनाने गए थे, पर उसके बाद उनमें से किसी का कोई पता नहीं चला। तो मुझे लगता है उस कुएं में कुछ तो है। मानव ने राघव से कहा, ग्रेट, तो मैं कल ही कुमुदपुर के लिए निकलता हूँ। राघव यार थैंक यू सो मच। राघव ने कहा, पर मानव ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा क्योंकि लोग कहते हैं वो कुआं बहुत खतरनाक है। मानव ने कहा, चिल यार, इससे पहले मैं कई डरावनी जगह पे गया हूं, कुछ नहीं होगा यार। अगले दिन वो कुमुदपुर के लिए रवाना हुआ।
शाम ढल चुकी थी। बस कुमुदपुर पहुंची। वो बस से उतरा। गांव के एक चाय की दुकान पे बैठ उसने एक कप चाय का ऑर्डर दिया। हाथ में एक कप गर्मा गर्म चाय लिए उसमें एक बिस्किट डुबा के खाने लगा। दुकानदार को चाय और बिस्किट के पैसे देकर वो दुकान से निकला और गांव घूमने लगा। उसे अच्छे से पता था कि अगर वो गांव वालों को बताएगा गांव के पुराने भूतिया कुएं का वीडियो लेने आया है तो गांव वाले हरगिज उसे ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि उस पुराने कुएं में एक शैतान तांत्रिक की बुरी आत्मा कैद है। इसीलिए वो गांव वालों के सोने का इंतजार कर रहा था। गांव का इलाका था। थोड़ी देर में ही चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। सारे गांव वाले अपने घर में चैन की नींद सो रहे थे। गूगल मैप की मदद से वो गांव के उस पुराने कुएं तक पहुंच गया। चारों तरफ झाड़ियों में घिरा वो पुराना कुआं देख मानव के चेहरे पे मुस्कान आ गई। देर ना करते हुए उसने अपना व्लॉगिंग कैमरा स्टार्ट किया और शूटिंग शुरू की। वेलकम गाइस, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ कुमुदपुर। यहाँ आप देख सकते हो, आपको मेरे पीछे एक कुआं दिख रहा होगा। कुमुदपुर के इस कुएं को लेकर बहुत डरावने किस्से हैं। तो आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ ये पुराना कुआं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। फिर मानव उस जगह को कैमरे में दिखाने लगा। उस जगह चारों तरफ बड़े बड़े जंगल थे और वो कुआं भी जंगल से घिर चुका था। मानव ने पहले उन बड़े बड़े जंगल्स को अपने हाथों से हटाया और फिर उस कुएं को देखने लगा। उस कुएं को देखकर मानव कह रहा था, कितना पुराना कुआं है। अब मानव को एक और आइडिया आया। वो कैमरे के पास आकर कहने लगा, दोस्तों कहते हैं इस कुएं के अंदर एक शैतान तांत्रिक की बुरी आत्मा कैद है। तो आज मैं कुएं के इस ढक्कन को हटाने वाला हूँ। देखते हैं क्या होता है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए अब देर ना करके इस कुएं के ढक्कन को खोलते हैं। ये बोलते हुए उसने धीरे धीरे करके कुएं का ढक्कन हटाया। कुएं का ढक्कन हटाते ही उसके नाक से एक तेज बदबू टकराई। वो बदबू इतनी तेज थी कि वो बदबू मानव के नाक में लगते ही वो उल्टी करने लगा। उल्टी करने के बाद ऑन कैमरा वो शूट करते हुए कहने लगा, गाइस शायद ये कुआं बहुत वक्त से बंद पड़ा था। इस कुएं के अंदर इतनी तेज बदबू आ रही है, क्या बताऊं। फिर वो कैमरा लेकर लाइट की मदद से कुएं के अंदर का नजारा रिकॉर्ड करने लगा। अचानक कुएं के अंदर से डरावनी आवाज आने लगी। Ah.
चौंक गया और कहने लगा, अरे ये आवाज कैसी? वो कुएं के अंदर झांकता है, पर कुएं के नीचे उसे बस अंधेरा दिखाई देता है। अचानक बिजली की रफ्तार से तेज कुछ कुएं से उठ के आता है और मानव को एक तेज धक्का देते हुए ऊपर की तरफ कहीं चला जाता है। वो धक्का इतनी जोर का था कि मानव का कैमरा सेटअप पूरा कुछ दूर गिरकर टुकड़ों में बट गया और मानव भी उस धक्के से कुछ दूर जा गिरा। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी भी उसके साथ क्या हुआ। तभी उसे एक डरावनी हंसी की आवाज सुनाई दी। वो बहुत डर गया और कुएं का ढक्कन लगाते हुए वहां से भाग बस स्टॉप पे पहुंचा। शहर जाने वाली आखिरी बस अब जाने ही वाली थी। मानव की तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई लग रही थी। उसने जल्दी से शहर की टिकट ली और बस पे बैठ गया। अगले दिन सुबह 6 बजे बस ने मानव को अपने शहर पहुंचा दी। मानव का सर दर्द से फटा जा रहा था और उसे हल्का बुखार भी था। किसी तरह वो अपने घर पहुंचा, अंदर से दरवाजा बंद किया और सीधे बिस्तर पे जा गिरा। दर्द के मारे उसका सर फटा जा रहा था। 1-2 घंटे बाद उसे उल्टी महसूस हुई और वो उठ के दौड़ता हुआ बाथरूम में गया और बेसिन में उल्टी करने लगा। अचानक उसका सर चकराया और वो बेहोश होकर बाथरूम में ही गिर पड़ा। अचानक गिरने की वजह से उसके सर पे चोट लगी और उसके सर से खून बहने लगा। मानव की आंखें बंद होने लगी। वो बेहोश होने लगा, पर बेहोश होने से पहले उसे महसूस हुआ कि उसके जख्मी जगह से खून निकल रहा है और उसका खून कोई चाट रहा है। वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली, उसे तेज दर्द महसूस हुआ। किसी तरह रेंगते हुए वो अपने कमरे तक गया और अपने दोस्त प्रतीक को कॉल लगाया। मानव का परिवार कहते कोई नहीं था। बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। उसकी दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और जब मानव 18 साल का हुआ तब उसकी दादी भी उसे छोड़कर चली गई। दादी के गुजरने के बाद उसके बचपन का दोस्त प्रतीक ही उसका परिवार है। कोई भी बात हो, खुशी हो या फिर परेशानी, प्रतीक उसका साथ देता। मानव ने प्रतीक को कॉल किया। प्रतीक ने कॉल उठाया। हेलो, मानव ने कहा। हेलो प्रतीक। प्रतीक ने कहा, हाँ मानव बोल, तुझे कुछ हुआ है क्या? तेरी आवाज बदली हुई लग रही है। मानव ने कहा, प्रतीक मैं बहुत बीमार हूं, तू जल्दी से मेरे घर आ जा। प्रतीक ने कहा, मानव क्या हुआ है तुझे यार? तू कहाँ है? मानव ने बस इतना कहा, मैं घर पे हूं। मानव फिर बेहोश हो गया। प्रतीक देर ना करते हुए मानव के घर की तरफ भागा। मानव के घर पे पहुंचकर उसने मानव को बहुत आवाज दी। मानव का दरवाजा भी खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ
अनहोनी होने का आगाज जानकर देर ना करते हुए प्रतीक ने दरवाजा तोड़ दिया और घर के अंदर घुसा। घर के अंदर जाने के बाद प्रतीक ने देखा बेड के पास जख्मी हालत में मानव बेहोश पड़ा है। घबराते हुए वो मानव से कहने लगा, मानव मानव क्या हुआ तुझे? पर मानव बेहोश पड़ा था। प्रतीक ने मानव की नब्ज देखी। उसकी नब्ज धीरे धीरे चल रही थी। देर न करते हुए पड़ोसियों की मदद से वो मानव को तुरंत अस्पताल ले गया। मानव का इलाज शुरू हुआ। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद मानव लगभग ठीक हुआ और तीसरे दिन उसको अस्पताल से डिस्चार्ज करा के प्रतीक मानव को अपने घर ले आया। मानव ने प्रतीक से कहा, यार वैसे भी तुझे बहुत तकलीफ दे चुका हूं, अब मेरे लिए तकलीफ मत कर, मैं ठीक हूं, तू अपने काम पे ध्यान दे, मैं रह लूंगा अपने घर पे। प्रतीक ने कहा, साले एक दूंगा ना कि अक्ल ठिकाने आ जाएगी, बचपन की दोस्ती है, वैसे भी तू अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तू तब तक तू मेरे घर पे मेरे साथ ही रहेगा। वैसे भी मैं तो अपने घर में अकेला ही रहता हूं ना, इसी बहाने मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। मानव ने प्रतीक से कहा, आई लव यू यार। प्रतीक ने कहा, आई लव यू टू पगले, अब घर चल। शाम ढल चुकी थी। गर्मा गर्म कॉफी बना के प्रतीक मानव के पास आ गया। मानव तब सो रहा था। प्रतीक ने कहा, भाई साहब उठिए, कॉफी लाया हूं आपके लिए। मानव ने प्रतीक से कहा, नहीं यार बिल्कुल मन नहीं है मेरा। प्रतीक ने उससे बहुत फोर्स किया पर मानव ने कॉफी नहीं पी। प्रतीक ने मानव से पूछा, यार तू तो हॉरर ब्लॉग शूट करने के लिए कुमुदपुर जाने वाला था, गया था क्या? मानव ने कहा, यार गया तो था, शूट भी कर रहा था, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। ये बोलकर मानव ने अपना सर पकड़ लिया और प्रतीक से कहने लगा, यार मेरा सर फट जाएगा ये सब सोच सोच के। प्रतीक ने कहा, अरे यार छोड़ ये सब, तू आराम कर, खाना बनने के बाद मैं तुझे बुलाऊंगा, तब तक तू रेस्ट कर। रात को खाना बना के प्रतीक मानव को खाने के लिए उठाने लगा। मानव मानव चल डिनर बन चुका है, खा ले। मानव ने कहा, मुझे भूख नहीं है यार, तू खा ले। प्रतीक ने कहा, यार भूख कैसे नहीं, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया, चल उठ खाना खा ले। पर मानव ने कहा, नहीं यार बिल्कुल भूख नहीं है, सर भी बहुत दुख रहा है, प्लीज मुझे सोने दे, तू खा ले। प्रतीक ने सोचा मानव की तबीयत शायद अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, इसीलिए उसे खाने का मन नहीं। उसने मानव से कहा, यार कल अपन फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। रात का डिनर करके प्रतीक मानव के पास आकर सो गया। रात के 2 बज रहे होंगे। बाहर डरावनी तरीके से कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी। मानव नींद से जागा, पर ये क्या, मानव की आंखें पूरी तरह सफेद क्यों पड़ गई हैं और उसके चेहरे पे शैतानी हंसी क्यों आ गई? वो उठा और किचन की ओर बढ़ने लगा। प्रतीक गहरी नींद में सो रहा था। मानव किचन की तरफ गया। उसके चेहरे पे एक अजीब सी शैतानी हंसी थी। उसने फ्रिज खोला और फ्रिज के अंदर जो एक कटी हुई मुर्गी रखी थी उसे निकालकर कच्चा खाने लगा। थोड़ी
देर में वो कच्ची मुर्गी खाकर वो फिर से बिस्तर पे प्रतीक के पास जाकर सो गया। अगले दिन प्रतीक चाय और ब्रेकफास्ट लेकर मानव के पास गया और उससे कहने लगा, अरे यार उठ, फटाफट ब्रेकफास्ट कर ले, कल से तूने कुछ भी नहीं खाया। मानव ने कहा, नहीं यार, बिलीव मी, बिल्कुल भी मन नहीं है। प्रतीक ने कहा, अरे ऐसे कैसे, कल से तूने कुछ भी नहीं खाया, आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा, चल मुंह खोल। ये बोलकर प्रतीक ने एक ब्रेड टोस्ट मानव की तरफ बढ़ाया। एक निवाला खाते ही वो उठकर बाथरूम की तरफ भागा और उल्टी करने लगा। मानव की हालत ठीक नहीं लग रही देखकर प्रतीक ने डॉक्टर को कॉल किया और अपॉइंटमेंट ली। डॉक्टर ने शाम के 8 बजे की अपॉइंटमेंट दी। इधर मानव ने बाथरूम में जो उल्टी की थी उसमें वो कच्ची मुर्गी के हिस्से निकल रहे थे जो उसने कल रात फ्रिज में से निकाल कर खाई थी। उसने तुरंत पानी डालकर उसकी उल्टी धो दी और फिर रूम में आ गया। प्रतीक ने कहा, यार तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है, शाम के 8 बजे डॉक्टर के पास जाना है। मानव फिर से बेड पे लेट गया और प्रतीक वहां से चला गया। शाम के 8 बजे प्रतीक मानव को लेकर अस्पताल पहुंचा। असिस्टेंट ने बताया, डॉक्टर इमरजेंसी ऑपरेशन कर रहे हैं, 1-2 घंटे लेट होगा, तब तक वेट करें। अचानक प्रतीक को एक कॉल आया। फोन पे बात करके उसने मानव से कहा, यार अभी तो डॉक्टर साहब के आने में देर है, एक काम कर, तू थोड़ी देर बैठ, मैं अभी आता हूं, एक जरूरी काम आ गया है। मानव ने कहा, ठीक है। प्रतीक चला गया। थोड़ी देर में मानव के सामने से एक डेड बॉडी लिए 2 वार्ड बॉयज मुर्दाघर की तरफ जा रहे थे। उस ताजा मुर्दे की गंध से मानव की आंखें बड़ी हो गई और वो उन वार्ड बॉयज के पीछे जाने लगा। वो दोनों वार्ड बॉयज डेड बॉडी को लिए मुर्दाघर के अंदर घुसे। उनके पीछे पीछे मानव भी धीरे से मुर्दाघर के अंदर घुस गया और अंधेरे में छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में वो वार्ड बॉयज उस डेड बॉडी को रख कर वहां से चले गए और मुर्दाघर को बाहर से बंद कर दिया। उस मुर्दे की गंध से मानव की आंखें चमकने लगी और उसकी जीभ से पानी टपकने लगा। देर ना करते हुए वो स्ट्रेचर पे रखी उस लाश के ऊपर चढ़ बैठा और उस मुर्दे के गले में अपना दांत गड़ा दिया और वहां से मांस का एक बड़ा टुकड़ा काट कर ले आया और मजे से उसको खाने लगा। और इस तरह करके वो उस लाश को आधा खा चुका था। जब उसका पेट भर गया, वो उस मुर्दे पर से उतरा और मुंह हाथ पोंछकर धीरे धीरे मुर्दाघर के दरवाजे तक गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। बाहर का पहरेदार कहने लगा, अरे ये क्या आवाज आ रही है मुर्दाघर से। उस पहरेदार ने अपने साथी को बुलाया और उससे कहने लगा, अरे भाई देखना, मुर्दाघर के दरवाजे पे कैसी दस्तक हो रही है। तभी उन्हें मुर्दाघर के अंदर से बिल्ली रोने की आवाज सुनाई दी। उसके साथी ने कहा, अरे यार मुर्दाघर के अंदर बिल्ली फंस गई है, वही आवाज कर रही है, दरवाजा खोल दे, बिल्ली निकल जाएगी। उन्होंने दरवाजा खोला। पर उन्हें वहां कोई बिल्ली दिखाई नहीं दी। वो दोनों मुर्दाघर के अंदर घुसे। तभी बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। मानव मुर्दाघर के दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो अंधेरे की चादर ओढ़े मुर्दाघर से निकलकर
वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में प्रतीक वहां आया। डॉक्टर अभी भी नहीं आए थे तो मानव कहने लगा, भाई चलना, कल आ जाएंगे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज चल। प्रतीक कहने लगा, अरे यार जब आए हैं तो दिखा के ही जाएंगे, तेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। पर मानव कहने लगा, प्लीज यार समझने की कोशिश कर, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज चल, कल आ जाएंगे, प्लीज चल। प्रतीक ने मानव की बात मानी और दोनों वहां से चले गए। उस रात भी मानव ने कुछ नहीं खाया। प्रतीक बड़ा हैरान हुआ कि कोई इंसान इतने दिनों तक बिना खाए पिए कैसे जिंदा रह सकता है। अगली रात गहरी रात हो चुकी थी। चारों तरफ डरावना सन्नाटा और रात कीड़ों की आवाज गूंज रही थी। बाहर कुत्ते रो रहे थे। मानव की आंखें खुली। वो बिस्तर से उठा और दरवाजा खोल बाहर की तरफ जाने लगा। दरवाजा खुलने की आवाज से प्रतीक की नींद टूटी और उसने देखा मानव बिस्तर पे नहीं है। उसने पहले सोचा मानव बाथरूम गया है, पर काफी वक्त गुजरने के बाद भी जब मानव नहीं आया तब वो उठा और बाहर की तरफ गया। बाहर जाके उसने देखा कि दरवाजा खुला है और मानव कहीं जा रहा है। प्रतीक थोड़ा हैरान हुआ और वो कहने लगा, अरे इतनी रात को ये कहाँ जा रहा है। उसने देखा उसके घर के कुछ दूर पे जो कब्रिस्तान है, मानव उसके अंदर घुस रहा है। ये देखकर प्रतीक काफी डर गया और खुद से कहने लगा, अरे इतनी रात को ये कब्रिस्तान के अंदर क्या कर रहा है, आखिर माजरा क्या है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो मानव का पीछा करने लगा और कब्रिस्तान के अंदर घुस गया। प्रतीक कब्रिस्तान के एक पेड़ के पीछे छुप गया और उसने देखा मानव कब्र खोद रहा है और धीरे से उसने कब्र खोद के एक लाश निकाली, एक सड़ी गली लाश। उस लाश से बहुत तेज बदबू आ रही थी। मानव कब्रिस्तान में एक जगह बैठ गया और कब्र से निकाले हुए उस लाश की टांग खींचकर अपने पास ले आया। वो सड़ी गली लाश की टांग खींचते ही टूटकर मानव के हाथ में आ गई। उस टांग पर कीड़े किलबिला रहे थे। मानव की आंखें चमकने लगी और देर ना करते हुए उन किलबिलाती कीड़ों के साथ मानव उस मांस को खाने लगा। ये देखकर प्रतीक वहीं उल्टी करने लगा। मानव ने प्रतीक की तरफ देखा, पर ये क्या? मानव की आंखों की काली पुतली कहीं गायब हो गई थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी। प्रतीक की तरफ देखकर मानव कहने लगा, प्रतीक आओ, मांस खा लो, बहुत मजेदार है। प्रतीक की आंखें दहशत से फटी हुई थी। उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो नजारा देख चीखते हुए वो भागते हुए अपने घर की तरफ गया और अपने कमरे में घुसकर अपना दरवाजा बंद कर लिया। प्रतीक की सांसें तेज हो गई थी। प्रतीक अपने घर के अंदर बिस्तर पे बैठा हुआ था। अभी अभी उसने जो नजारा देखा था वो डरावना मंजर लगातार प्रतीक की आंखों के सामने आ रहा था।
दहशत भरी उसकी आंखें अपने घर के कोने कोने को देख रही थी कि कहीं किसी और से मानव तो नहीं आ रहा है उसके पास। प्रतीक के दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही थी। प्रतीक का दिल कह रहा था जो उसने देखा है वो उसका वहम है, पर उसका दिमाग कह रहा था जो उसने देखा है वो बिल्कुल सच है। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। बाहर मानव प्रतीक को बुला रहा था। प्रतीक, यार प्रतीक, दरवाजा खोल। यार मैं बाथरूम गया था, तूने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? प्रतीक के दिमाग में क्या आया पता नहीं। वो तुरंत उठा और दरवाजा खोला। उसके सामने मानव खड़ा था, पर अभी तो मानव बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा था। अपने चेहरे के डर को छुपाते हुए प्रतीक ने मानव से कहा, सॉरी यार, आओ आओ। मानव आकर बिस्तर पे गिरा और सो गया। प्रतीक मानव को वहां छोड़कर अपने घर से निकला और अपने दोस्त राघव को कॉल किया और सारी बात बताई। राघव ने प्रतीक को अपने घर बुलाया। प्रतीक तुरंत राघव के घर की तरफ रवाना हुआ। मानव घर के अंदर सोया था। प्रतीक राघव के घर गया। राघव ने प्रतीक से पूछा, तो प्रतीक अब मुझे बता क्या हुआ है? प्रतीक ने डरते हुए राघव से कहा, अरे भाई, बताया तो था तुझे फोन पे सारी बात, तो फिर क्यों पूछ रहा है मुझसे? राघव ने कहा, यार प्रतीक, पहले तो तू शांत हो। तूने फोन पे जो बात कही मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब बोल, आखिर हुआ क्या है? प्रतीक डरते हुए कहने लगा, यार अब कैसे बताऊं तुझे? जो दिल दहला देने वाला नजारा मैंने देखा है यार। मानव। राघव ने कहा, अरे मानव क्या? प्रतीक ने कहा, यार मानव कब्रिस्तान के अंदर जाकर मुर्दा उखाड़ के खा रहा था। उसका चेहरा मौत का चेहरा बन चुका था। कुछ वक्त बाद वो फिर से लौट आया। मैं घर के अंदर दरवाजा बंद करके बैठा था। उसने दरवाजे पे दस्तक दी। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने तुरंत दरवाजा खोला तो देखा बाहर मानव है, पर तब वो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा था यार। पर मैंने जो अपनी आंखों से देखा उसे कैसे झुठलाऊं? इसीलिए घर में मैंने उसको अकेला छोड़ तेरे पास आ गया। यार पर मैंने कब्रिस्तान में जो नजारा देखा वो मैं तुझे कैसे बताऊं? वो मानव नहीं, वो कोई और है यार, वो कोई और है। प्रतीक से सब सुनकर राघव ने कहा, ओ नो, जो मैंने सोचा था वही हुआ। प्रतीक ने कहा, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? राघव ने कहा, यार प्रतीक, मानव हॉरर ब्लॉग शूट करने के लिए मुझसे डरावनी भूतिया जगह के बारे में पूछ रहा था। मैंने उसे कुमुदपुर गांव के पुराने कुएं के बारे में बताया था यार। लोगों का कहना था उस पुराने कुएं में एक शैतानी तांत्रिक की बुरी आत्मा कैद है, पर मानव ने मेरी बात को मजाक सोचा था। हो ना हो मानव कुमुदपुर के पुराने कुएं के पास गया था और हो ना हो उस कुएं में बसी तांत्रिक की बुरी आत्मा ने मानव के जिस्म पर अपना कब्जा कर लिया है। प्रतीक ने कहा, यार अब क्या करें? राघव ने कहा, यार अगर मैं जो सोच रहा हूं वो सही है
तो फिर मानव की जान को खतरा है यार। प्रतीक ने कहा। तो अब क्या? मानव को कैसे बचाएं? राघव ने प्रतीक का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो प्रतीक को लेकर शमशान पहुंचा। प्रतीक ने उससे पूछा, यार राघव, तू मुझे यहां क्यों लेकर आया? राघव ने कहा, मेरे रिसर्च के दौरान मैंने पता लगाया था कि इस शमशान में जो अघोरी बाबा रहते हैं उनको बहुत सारी सिद्धियां हासिल है। वो हमारी परेशानी का हल बता सकते हैं। एक तो गहरी रात, ऊपर से शमशान का माहौल। शमशान में चारों तरफ एक डरावनी शांति फैली थी। इससे पहले प्रतीक कभी इतनी रात को शमशान में नहीं आया था। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर राघव प्रतीक को लेकर शमशान में अघोरी बाबा के पास गया। अघोरी बाबा तब शमशान में बैठकर ध्यान मग्न थे। प्रतीक और राघव के कदमों की आहट से उन्होंने कहा, उसे बचाना मुश्किल है, लौट जाओ। अघोरी महाराज ने उन दोनों से कहा, उसे बचाना मुश्किल है, लौट जाओ। ये सुनते ही प्रतीक और राघव के चेहरे पे दहशत छा गई। डरती निगाहों से दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे, पर वो दोनों एक जगह खड़े रहे। वो दोनों वहां से कहीं नहीं हिले। तभी अघोरी महाराज ने ध्यान खोला और उन दोनों के पास आकर बोले, चले जाओ तुम दोनों। जिसके लिए आए हो मैं उसे नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लौट जाओ, मैं कहता हूं लौट जाओ। राघव अघोरी महाराज के और थोड़ा पास गया और फिर दोनों हाथ जोड़े अघोरी महाराज से कहने लगा, महाराज, पर आप क्यों हमारी मदद नहीं करना चाहते? अघोरी महाराज ने गुस्से से कहा, क्यों करूं मैं तुम्हारी मदद? बताओ ना, क्यों करूं? उस लड़के ने एक सोए हुए शैतान को जगाया है। एक ऐसा शैतान जो बरसों से उस कुएं के अंदर कैद था। उस लड़के ने उस कुएं का ढक्कन खोलकर उस शैतान को आजाद किया है। अब धीरे धीरे फिर से वो सब शुरू हो जाएगा जो सदियों पहले होता था। प्रतीक ने कहा, मतलब? अघोरी महाराज गुस्से से प्रतीक की तरफ देखते हुए कहने लगे, मतलब उस तांत्रिक ने कई बेगुनाह इंसान की बलि चढ़ाई थी। जब गांव वालों ने उस शैतान तांत्रिक को मारकर कुएं में उसकी लाश को फेंका था, तब उस गांव के बड़े बड़े सिद्धि प्राप्त पंडितों ने पूरी विधि विधान से पूजा कर उस तांत्रिक को उस कुएं में कैद किया था। और उस मूर्ख लड़के ने एक ही झटके में बरसों से कुएं के अंदर सो रहे हैवान को आजाद कर दिया। राघव ने कहा, महाराज, उससे भूल हो गई। असल में इसमें उसकी गलती कम और मेरी गलती ज्यादा है। मैंने ही उसे उस जगह का पता बताया था, पर मैंने उसे कहा भी था कि वहां जाना खतरनाक है, पर उसने मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया। अघोरी महाराज ने कहा, यही तो दिक्कत है तुम आजकल के बच्चों की। हर बात तुम्हें मजाक ही लगती है। पर जो होना था सो हो गया। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जाओ। प्रतीक ने अघोरी महाराज के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, महाराज, महाराज ऐसा मत कीजिए। जो गलती उसने की है उसे माफ कीजिए। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। अब अघोरी महाराज को थोड़ी दया आई। उन्होंने इस बार शांत होकर नरम गले से कहा, बेटा, उस लड़के के अंदर जिस तांत्रिक की आत्मा ने कब्जा किया है वो बहुत खतरनाक है। मुझे पता नहीं मैं तुम्हारी कितनी मदद कर पाऊंगा, फिर भी ये लो। ये बोलकर अघोरी महाराज ने
विभूत की एक छोटी पुड़िया प्रतीक को दिया और प्रतीक से कहा, ये विभूत लो और उस लड़के के सर पर इसका तिलक लगाना और फिर उसे लेकर यहाँ आना। प्रतीक ने कहा, महाराज अभी लेकर आना है? महाराज ने कहा, हाँ अभी। एक बात याद रखना, ये विभूत लगाने के बाद वो चीखेगा, चिल्लाएगा और अगले ही पल शांत हो जाएगा। जब वो शांत हो जाए तब तुम लोग उसे लेकर यहाँ आना, क्योंकि ये विभूत लगाने के बाद कुछ घंटों तक उस शैतान की आत्मा उस लड़के के शरीर से बाहर निकल भटकेगी। प्रतीक और राघव महाराज को प्रणाम कर मानव को लाने के लिए घर की तरफ जाने लगे। प्रतीक राघव के साथ घर पहुंचा और धीरे से दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुसा। मानव अभी भी बिस्तर पर सुकून से सोया हुआ था। प्रतीक और राघव कमरे के दरवाजे के पास खड़े होकर मानव को देखे जा रहे थे, पर दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी मानव के माथे पे उस विभूत का तिलक लगाने की। राघव ने प्रतीक से कहा, भाई यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, अघोरी बाबा ने जो भभूत दी है उसे मानव के सर पर लगाना ही होगा। प्रतीक ने कहा, यार मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैंने मानव का जो रूप देखा है वो दिमाग से जा ही नहीं रहा। राघव ने कहा, वक्त बर्बाद करके फायदा नहीं, एक काम कर, भभूत मुझे दे, मैं लगाता हूँ। ये बोलकर राघव ने प्रतीक से विभूत की पुड़िया ली और प्रतीक से कहा, कम से कम मेरे साथ अंदर तो चल। फिर दोनों मानव के पास गए। देर ना करके झट से पुड़िया से विभूत निकालकर राघव ने उसका तिलक मानव के माथे पर लगा दिया। विभूत का तिलक मानव के माथे लगाते ही मानव ने अपनी आंखें खोली, पर उसकी आंखें खून की तरह लाल दिख रही थी। प्रतीक और राघव तिलक लगाकर उस कमरे से बाहर निकल गए। तभी एक झटके में मानव बिस्तर से उठा और एक डरावनी चीख चीखने लगा। उस चीख की आवाज से प्रतीक और राघव का कलेजा पानी हो चुका था। खिड़की के शीशे की टूटने की आवाज और अचानक चीख बंद हो गई। प्रतीक और राघव धीरे से मानव के कमरे की तरफ जाकर देखते हैं मानव बेहोश पड़ा है। अघोरी महाराज ने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा था। राघव ने प्रतीक से कहा, प्रतीक अब देर नहीं, जल्दी करो। राघव और प्रतीक ने मानव को उठाया और गाड़ी में बिठाकर शमशान में अघोरी बाबा के पास जाने लगे। थोड़ी देर में वो लोग शमशान पहुंच गए। मानव तब भी बेहोश पड़ा था। अघोरी बाबा ने कहा, इसे जमीन पर लिटा दो। फिर प्रतीक और राघव ने मानव को जमीन पे सुला दिया। अघोरी महाराज ने पास की थाली में रखी विभूत पर कुछ मंत्र पढ़ा और फिर मानव के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। मुश्किल से 2 ही मिनट बीते होंगे कि दूर कहीं से एक डरावनी चीखने की आवाज उनकी तरफ बढ़ रही थी।
थोड़ी ही देर में वो आवाज और साफ हुई और बिल्कुल उन लोगों के नजदीक आकर रुक गई। ऐसा लग रहा था कोई बिल्कुल उनके पास खड़ा हो, पर कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल सब शांत हो गया। डर के मारे प्रतीक और राघव के पसीने छूट रहे थे। अघोरी बाबा ने कहा, वो आ चुका है। प्रतीक ने कहा, कौन आ चुका है बाबा? अघोरी बाबा ने कहा, वो तांत्रिक की आत्मा आ चुकी है। तभी उन सब ने एक डरावनी हंसी की आवाज सुनी जो शमशान के चारों तरफ गूंज रही थी। अगले ही पल जोर से हवा बहनी शुरू हुई और मानव के चारों तरफ भभूत का जो घेरा बना था वो हवा के साथ कहीं उड़ गया और देखते ही देखते मानव उठकर बैठ गया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। वो गुस्से भरी निगाहों से चारों तरफ देख रहा था और गुस्से भरी आवाज निकाल रहा था। उसको देखकर राघव और प्रतीक की आंखें बड़ी हो गई। मानव अघोरी की तरफ देखकर कहने लगा, मैं इसको ले जाऊंगा। तू मुझे नहीं रोक सकता। तभी अघोरी बाबा ने मंत्र पढ़ गंगा जल मानव पे छिड़का, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर अघोरी महाराज ने भस्म ली और मंत्र पाठ कर मानव के सर पर मल दिया। मानव के अंदर की रूह डरावने तरीके से चीखने लगी। अघोरी महाराज ने कहा, बोल, तू इसको छोड़ेगा या नहीं? मानव ने ऊपर की तरफ देखा। उसके ऊपर आम के पेड़ की एक मोटी डाली झूल रही थी। अपनी आंखों की शक्ति से मानव के अंदर की शैतानी रूह ने वो डाली तोड़कर अघोरी महाराज पर गिरा दी। अघोरी महाराज के हाथों में चोट लगी और वो कुछ दूर जा गिरे। प्रतीक और राघव अघोरी महाराज को संभालने के लिए उनके पास भागे। तब तक मानव वहां से भाग शमशान के चूल्हे पे जा खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। इसने मेरी परसों की शांति को भंग कर मुझे जगाया है। मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। ये बोलकर मानव शमशान के चूल्हे से उतरा और खून की उल्टी करने लगा और अगले ही पल वो जमीन पे गिर पड़ा। प्रतीक और राघव मानव की तरफ भागे, पर अब मानव के शरीर में जान नहीं थी। वो मर चुका था। अघोरी महाराज ने प्रतीक
और राघव से कहा, बच्चों मुझे माफ करना, मैं उस जिद्दी शैतानी रूह से तुम्हारे दोस्त को बचा नहीं सका। ये सुनकर प्रतीक मानव को पकड़कर रोने लगा। मानव मानव मानव। उस शैतान तांत्रिक की आत्मा मानव की रूह को साथ लेकर फिर से उस पुराने कुएं की काली अंधेरी गहराइयों में समा गई।